हाल बोर्ड के यानी क्लास 10 के जितने भी छात्र हैं जिनको डर लगता है कि मैथ में कि कैसे मेरा मैथ एग्जाम पास होगा, कैसे क्लियर होगा, उसके लिए हम एक नया स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी समझिए कि मेरे पास मैक्सिमम 20 दिन बचा हुआ है। इस 20 दिन में हमको मैथ का तैयारी करना है। ये वीडियो हर एक चैप्टर के लिए आएगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ जाएगा, और यहाँ से वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो यहाँ बताया गया है, वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। और ये हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा हुआ भी है और आगे भी ऐसा ही होगा। देखते हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है मेरा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं 5 नंबर 7 नंबर जो भी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और वैसा ही क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से रोज एक एक चैप्टर का हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन से पूछेगा कि सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है, यानी परिमेय संख्या का हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। परिमेय संख्या यानी जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या होने जो होता है, परिमेय संख्या क्या सब होता है, जैसे देखो कहीं पे लिखा रहेगा 5, ये p मतलब p बाई क्यू के रूप में है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये p बाई क्यू हो गया। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 0 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में भी 1 है। यानी परिमेय संख्या प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, दशमलव में भी होगा। यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -3/4, ये भी परिमेय संख्या है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 0.333 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये अंक जो है वो बार बार आ रहा है। तो उतना नहीं लिख करके इसको हम ऐसे नहीं लिख करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3, और जो अंक बार बार आता है उसको हम एक बार लिख करके और उसके ऊपर ये रेफरिंग लगा देंगे। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये अंक जो है बार बार लिखा जा रहा है। यानी ये भी संख्या, ऐसा कोई भी संख्या दिखे दशमलव में और रेफरिंग नजर आ जाए, मतलब वह संख्या जो है परिमेय संख्या होगा। ऐसा संख्या रहेगा परिमेय संख्या। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 0.10101010 डॉट डॉट डॉट, पहले ये चेक करेंगे कि हमको पता चल रहा है इसमें कि कौन ऐसा अंक है जो सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखो 0.10, मतलब ये 10 है, फिर 10, फिर 10, यानी पता है, इसमें चलता है कि हर बार 10 रिपीट हो रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट क्या बोले, जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर रेफरिंग आता है। तो यहाँ जो है 10 रिपीट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर रेफरिंग लगा देंगे, यानी ये हो गया परिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन कि ये कैसा संख्या है। जैसे एक और क्वेश्चन, एक होता है 22/7, जो कि ये पाई का मान है, तो पाई का मान रखेगा तो परिमेय संख्या। और जो है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है √16, कोई भी संख्या रूट में रहे और उसका वर्गमूल हमको पता है, मतलब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, रूट से तो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। यानी रूट से बाहर निकल जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या इस तरह के संख्या को हम बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। जैसे दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहने का मतलब कि जो संख्या p बाई क्यू मतलब बट्टा में, अगर हमसे मान लो कि कोई पूछेगा कि 2/0 परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा लेकिन नीचे 0 नहीं रहेगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब परिमेय संख्या है। देखते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि जो संख्या रूट में है, जैसे मान लेते हैं √3 का वर्गमूल होता नहीं है, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है पाई कहने का मतलब है कि ये संख्या अपरिमेय है और पाई का मान रहेगा तो ये परिमेय होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पाई कैसा संख्या है,
तो अपरिमेय संख्या, इसके अलावा कुछ भी रहे मतलब नहीं है, सिंपल अपरिमेय संख्या। जैसे एक और है 0.1011011101110 इस तरह से। यहाँ सही से गौर करना कि बोलना क्या चाहते हैं। यहाँ हमको बताओ इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो सीक्वेंस में जो है रिपीट हो रहा है, मतलब लगातार वही अंक बार बार आ रहा है। जैसे यहाँ देखो 0.10 है, उसके बाद फिर डबल वन के बाद 0, फिर ट्रिपल वन के बाद 0, फिर 4 को 1, मतलब पहले एगो 1 था, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, फिर आगे बढ़ते ही जाएगा। तो ये तो अल्टरनेट रिपीट है, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में सीक्वेंस में रिपीट था, हर बार 101010, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट है। तो ऐसा संख्या जो भी रहेगा वो अपरिमेय होगा, और इसके कंडीशन में जो भी रहेगा वो परिमेय होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देंगे हमको कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, यानी ये हो गया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, इसका योगफल। योगफल कहने का मतलब जो प्लस होता है, अपरिमेय संख्या होगा। यानी हमसे पूछेगा बताओ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसका योगफल क्या होगा। परिमेय संख्या कहने का मान लेते कुछ भी परिमेय संख्या 5, ये परिमेय संख्या इसके नीचे 1 है तो परिमेय संख्या है। योगफल मतलब प्लस होता है। दूसरा बोला अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब रूट वाले को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये रूट में है क्योंकि इसका वर्ग होगा नहीं। और दोनों अलग अलग कैटेगरी है, एक वो वास्तविक संख्या है और एक रूट वाला संख्या है, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी, इसको प्लस नहीं कर सकते, मतलब ये अपरिमेय होगा। इसी तरह से अंतर में दे देगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ ये कोई परिमेय संख्या, अंतर का मतलब माइनस, और यहाँ से लिखा है रूट 2, तो दोनों देखो अलग अलग कैटेगरी का है, एगो बिना रूट का है, एगो रूट का है। तो दोनों को हम अंतर माइनस करेंगे तो घटा तो पाएंगे नहीं, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। यानी परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय। इसी तरह से हमको लिख देगा कि इसको गुना करके ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, है तो गुना में ही, यानी ये भी अपरिमेय है। यानी कहने का मतलब है कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, या फिर कहीं पे लिखा रहता है कि मान लो कि 5/√7 है, 5/√7 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी यहां से ऑब्जेक्टिव 2 को देखने को मिलेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, एक हमको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा डायरेक्ट इस तरह से 4 को एग्जाम्पल। ये सब अपरिमेय संख्या है, ये जितने भी है सब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल सब अपरिमेय संख्या होता है। कुछ और समझते हैं इसके अलावा, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये वीवीआई पॉइंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या कॉमन भाषा में समझ लो कि भाज्य संख्या कहने का मतलब कि कोई भी संख्या किसी के टेबल में आ जाए, एक और अपने आप को छोड़ करके किसी के भी टेबल में आ जाएगा, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो ये 4 है, 4 2 के टेबल में आ गया, क्या बोलेंगे, एक और खुद को छोड़ के, मतलब एक के टेबल में तो आ ही जाता है और अपने आप के टेबल में आएगा ही, यानी एक और खुद को छोड़ करके और किसी के टेबल में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो परिभाषा हमसे पूछेगा नहीं, सिंपल समझना है कि जो संख्या किसी भी टेबल में आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 है, तो 9 3 के टेबल में तो आता है, मतलब भाज्य संख्या है। मान लेते हैं यहाँ पे 8 है या फिर 21 है, इस तरह कुछ भी, ये सब भाज्य संख्या है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होगा, क्योंकि 4 के पहले 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब 4 ही एक ऐसा टेबल है सबसे छोटा भाज्य संख्या में जो 2 के टेबल में आता है, यानी भाज्य संख्या। ये सम संख्या भी है तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, तो 4 हो जाएगा। तो खैर ये तो हो गया भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, और ये मेन पॉइंट है अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं।
अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ये वीवीआई पॉइंट है, प्राइम नंबर ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसा संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आएगा। एक और खुद में तो सब कुछ आता ही है, इसको छोड़ दो, एक और खुद को छोड़ दो, बाकी किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखो कि 2 किसके टेबल में आएगा, किसी के टेबल में नहीं, एक के टेबल में कुछ भी आ जाता है, इसका क्या मतलब, खुद के टेबल में कुछ भी आ जाएगा, इसका क्या मतलब, क्या बोले हैं कि अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब जिसका गुणनखंड केवल 2 ही अंक हो, मतलब 2 ही हो, एक तो 1 होगा और खुद अपने आप होगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि 3 है, 5 है, 7 है, मान लो 11 है, ये सब संख्या देखो, ये किसके टेबल में आएगा, किसी के टेबल में नहीं आएगा, एक के टेबल में आएगा और अपने आप के टेबल में, यानी 2 ही गुणनखंड है ना, इसीलिए ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। मन में वो क्वेश्चन होगा कि एक को क्यों नहीं कहेंगे, एक भी तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो एक को नहीं कहेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड एक वो है। अभाज्य संख्या का परिभाषा देखा जाए तो कहता है कि जिसका गुणनखंड 2 उसको अभाज्य बोलेंगे, और 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो भाज्य बोलेंगे। इसलिए एक को अभाज्य भी नहीं बोलेंगे, भाज्य भी नहीं बोलेंगे। एक नोट में लिखना, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव का है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो देखो सम है और अभाज्य भी है, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और विषम पूछेगा तो 3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखना पॉइंट में कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो पूछेगा क्या है, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ बोल पूर्णांक है। बस इस दोनों का रिलेशन है कि एक ना तो ये है ना तो वो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और विषम में 3 हो जाएगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछेगा या भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा। अब यहां से कुछ और पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी आए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, हमसे क्या पूछेगा कि दो लगातार अभाज्य संख्या, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसम कहने का मतलब होता है एचसीएफ। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमको 2 को लगातार कोई भी संख्या दे दे, चाहे 2 3 दे दे, ए भी दे, कुछ भी दे दे, 2 लगातार संख्या, वो कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी मौसम हमेशा 1 होगा, हमेशा, आंख बंद करके एक टिक लगा दो, हमेशा 1 होगा, ये फिक्स है। 2 लगातार अभाज्य संख्या पूछेगा उसका एचसीएफ तो 1 होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन देखो, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। जैसे मान लो कि हमको बोल दिया है क्वेश्चन कि ए तथा बी 2 अभाज्य संख्या है, कुछ हो सकता है, ए और बी दिया हमको एक्स वाई दे दे, 4 5 कुछ, मतलब 3 5 कुछ भी दे दे, यानी ए तथा बी 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसम एवं लॉसो, लॉसो कहने का मतलब एलसीएम होता है, मौसम कहने का मतलब एलसीएम होता है। क्वेश्चन ये हो गया कि ए तथा बी 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसम तथा लॉसो क्या होगा। आंख बंद कर लो, इसका आंसर सीधे लगाना। अगर हमसे पूछा कि इसका मौसम, तब ये बताए हैं कि जब भी अभाज्य संख्या है मौसम पूछेगा तो 1 होगा, 1 लिख देंगे। अगर लॉसो पूछेगा, जो भी संख्या दिया रहे अभाज्य में, लॉसो पूछेगा, आंख बंद कर संख्या क्या, ए और बी है ना, दोनों को गुना कर देंगे। जो भी अभाज्य संख्या दिया रहेगा लॉसो पूछेगा, गुना कर देंगे, बस खत्म। यानी
हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या कुछ दिया रहा है उससे मतलब नहीं, उसका मौसम हमेशा एक होगा। और लॉस पूछेगा तो गुना कर देंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि दोनों का अनुपात पूछेगा। हमसे पूछेगा बताओ इसका अनुपात क्या होगा। अनुपात डिपेंड करता है कि पहले लॉस है कि पहले मौसम। जैसे क्वेश्चन देगा उसके आधार में लिखेंगे। जैसे हमको बोल दिया है कि ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है तथा इसका मौसम एवं लौसव क्या होगा। अब हमसे पूछेगा इसका मौसम तथा लौसव का अनुपात। हमसे पूछेगा मौसम तथा लौसव का अनुपात पूछेगा, इसका अनुपात क्या होगा। तो देखो मौसम क्या है, अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, एक होता है। अनुपात पहले मौसम था इसलिए पहले मौसम लिखा है। इस बार लौसव है तो लौसव क्या होगा, जमीन को गुना कर देंगे तो गुना करना हो गया आंसर खत्म। सिंपल है। यानी जब भी हमको अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो एक, एलसीएम पूछेगा तो गुना कर देंगे, बस हो गया। अनुपात पूछेगा तो पहले जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, बाद में जो रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखो जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट, ये जितना भी क्वेश्चन है देखो कुछ क्वेश्चन ये नहीं याद रखा कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या कहने का मतलब कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, मतलब कोई भी संख्या दे देगा जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, मतलब वो 2 के टेबल में आएगा, 2 का गुना जो है, इसीलिए हम उसको सम संख्या बोलेंगे। सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। विषम संख्या कहने का मतलब कि जो संख्या 2 के टेबल में नहीं आता, यानी जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहे, विषम संख्या है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटा सम संख्या 2 रहता है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का 900 होता है। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। दोनों का लॉस ऐसे कंडीशन में पूछेगा तो बड़का वाला संख्या को देखेंगे, दोनों में से बड़का कौन सा है, 2 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर मौसम पूछता तो छोटा वाला संख्या देखेंगे, 1 है तो 1 हो जाएगा, खत्म, कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे और भी देखते हैं। जैसे हमसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लॉस होगा। मैं कुछ पूछ लिया, क्वेश्चन पहले समझ लो सही से। बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या बताए थे, 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या बताए थे, सॉरी गलती, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या बताया, 4 भाज्य है ना, और सबसे छोटा अभाज्य क्या होता है, 2। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा उसका आंसर लिख देंगे। लॉसो पूछा है, लॉसो यानी एलसीएम में क्या बोले, जो बड़का वाला संख्या है। बड़का वाला संख्या कितना है, 4 है ना, तो 4 एक ऐसा संख्या है जो इस दोनों के टेबल में आता है, इसीलिए 4 इसका लॉसो। मौसो देखो कैसे लिखेंगे, मौसो के बाद में क्या बोले, छोटा वाला संख्या, इस दोनों में से छोटा कौन है, 2 है, 2 हो जाएगा। मौसो कहने का मतलब कि वैसा संख्या जिसके टेबल में ये दोनों आएगा, ये मौसो होगा। अगर गुणनफल पूछेगा तो दोनों को गुना कर देंगे, बस हो गया। अनुपात पूछेगा तो अनुपात निकाल देंगे। इस तरह से कुछ और संख्या देखो, ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा। कुछ और संख्या बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको दे देगा कोई संख्या जो है पॉइंट में है, बोलेगा उसको p/q के रूप में बताने के लिए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 0.3 इसके ऊपर रैपिंग है, अब इसको बताना है p/q के रूप में। शॉर्ट तरीका है, ट्रिक आई थिंक कोई बताया भी नहीं होगा, जो भी बताया वो प्रोसेस में बताएगा, उतना लंबा ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आंसर आएगा, तरीका समझो, सही से समझो क्या है। ये कोई संख्या दिया हुआ है और कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर में रैपिंग है। इसको लिखना है p/q के रूप में। कैसे लिखना है आपको, p/q के रूप में। तो देखो, जो पहले चेक करेंगे कि दशमलव के बाद तो कोई अंक है नहीं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है।
तो ये 3 है ना, चेक करो दशमलव के बाद जिस अंक पर रैपरिंग है, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या उसको लिख लो। तो दशमलव के बाद मेरे पास ये 3 है, 3 लिख लेते हैं, फिर बट्टा का साइन लेंगे बाई का। चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कई वो अंक पे रैपरिंग है, दशमलव के बाद कई वो अंक पे ये रैपरिंग है। एगो अंक है तो एगो अंक है तो एगो नाइन नीचे लिख लेंगे, बस हो गया। इसको कट कर देंगे, 3 एकान 3, 3 इक्यावन। एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन में 3/9 भी रहेगा और 1/3 भी रहेगा, तो हमेशा आंसर सरलतम रूप बना होता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लिखेंगे टिक लगा देंगे, पर इसको कटपुट करेंगे, कट गया, लास्ट जो बचेगा सरलतम रूप वही होगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखो, यानी इसका तो ये हो गया, जैसे दिया है 0.27, इसके ऊपर रैपरिंग क्या बोलेगा कि दशमलव के बाद जो भी संख्या पहले लिख लेते हैं, लिख लिए। फिर चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कई गो अंक पर रैपरिंग है, तो दशमलव के बाद कई गो अंक पर रैपरिंग है, 2 गो अंक पे है तो 2 गो 9 लिखेंगे। मतलब कि जितने अंक पे रैपरिंग रहेगा उतना 9 नीचे में लिखे। अब इसको कट कुट करो, देखो किसके टेबल में आएगा। तो 9 के टेबल में ये 3 मरतबे और 9 के टेबल में ये 11 मरतबे। अब तो नहीं करेगा, इसका सरलतम रूप जो है सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर ये रहेगा। एक और क्वेश्चन देखो कि जैसे मान लो 0.235 है, ठीक है, और इसको बोलेगा p/2 के रूप में लिखने के लिए। ये तो और सिंपल है कि किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहता है, क्योंकि रैपरिंग है नहीं और यहाँ पे रुका हुआ है, डॉट डॉट भी नहीं है, तो ये तो आसान है। किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहता है, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के पास जय वो अंक है उतना 0 रख देंगे, कटेगा तो काट दो, 5 के टेबल में जाएगा, 5 का 20, 500 से 35, कितना टाइम लगेगा, तो ये कटेगा नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये नहीं कि आंख बंद करेंगे और कुछ भी कर देंगे, यहाँ पर रैपरिंग दिया रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, तब ना हम बट्टा में 9 वाला कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे ही रहेगा। कुछ और क्वेश्चन देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ और इसी में बताते हैं। मान लो ये दशमलव पहले 0 था तो ऐसे हो गया, अगर 0 नहीं रहेगा तब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे देगा कि 0.37, मान लो यहाँ पे कि ये मान लो ये 37 है, इसके ऊपर रैपरिंग है। सही से चेक करना, इसके पहले दशमलव के बाद सभी अंक पे रैपरिंग था, यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एगो अंक पे रैपरिंग। इसको बनाएंगे, पहला काम करेंगे जितने भी संख्या सबको लिख लो, तो संख्या हो गया 37, फिर माइनस करेंगे, जिस अंक को छोड़ दिया गया है, मतलब जिस अंक पे रैपरिंग रही है उसको घटा देंगे। तो रैपरिंग किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 को घटा देंगे। फिर बाई में क्या बताए थे कि दशमलव के बाद जितने भी अंक पे रैपरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे। तो देखो दशमलव के बाद कई वो अंक पे रैपरिंग है, एगो अंक है तो एगो 9। अब ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कई गो अंक पे रैपरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कई गो अंक पे रैपरिंग नहीं है, तो एगो अंक पे नहीं है तो एगो 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये घटाएंगे तो 34 और ये 90, काटो 2 से काटेंगे, ये 17 टाइम में, ये 45 टाइम में, तो कटेगा नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये चेक करना सबसे पहला काम है, जितने भी संख्या सबको लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे जिस अंक पर रैपरिंग नहीं है। जैसे 1 2 और देखो, फिर ये अपने आप को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस्तेमाल लो कि जैसे ये है कि 1.347, ये कोई क्वेश्चन है, अभी तो रैपरिंग है तो डायरेक्ट बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रैपरिंग डाल दी है, अब इसको कैसे बनाएंगे, सो देखो पहला काम जितने भी संख्या सबको लिखेंगे, ये पूरा संख्या को लिखेंगे, तो पूरा लिख लेते हैं 1347। अब माइनस करेंगे, जो भी अंक को छोड़ दिया है, जिस अंक पर रैपरिंग है उसको माइनस करो। तो देखो ये दोनों पे रैपरिंग नहीं है, इसको घटा देंगे, फिर टोटल का बाद। अब जो है दशमलव के बाद वाले को चेक करेंगे कि दशमलव के बाद में चेक करेंगे कि कई गो अंक पर रैपरिंग है। तो दशमलव के बाद कई गो अंक पर रैपरिंग है, 2 गो अंक पे है, तो 2 गो 9। फिर ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कई गो अंक पे रैपरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद कई गो अंक पे रैपरिंग नहीं है, एगो 0 लगो, और इसको घटा के लिख लो, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, और ये जैसा वो तो रहेगा ही। अब इसको कट फुट कर दो, जो भी कटने के बाद आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो हम देखते हैं 2 से ही काटे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये काटेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंचे 10,
अब आई थिंक ये कटेगा नहीं, 6 6 12 7 मिनट नहीं कटेगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। VVI क्वेश्चन है ये, रैपलिंग वाला क्वेश्चन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव बोलेगा इसका P/Q के रूप में लिखने के लिए। एक तो ये समझ में आ गया होगा। कुछ और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट उनको फॉर्मूला होता है HCF और LCM तो सबको पता है। वहां पे क्वेश्चन कोई दो का संख्या दे देगा, आप पूछेगा इसका गुणनफल बताने के लिए, या फिर इसके HCF और LCM का गुणनफल बताएं। ये फॉर्मूला याद रखो, उसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। यानी जब भी दो संख्याओं का गुणनफल पूछेगा, कोई भी दो संख्या है उसका गुणनफल पूछेगा ना, तो करना क्या, उसके HCF को और LCM को गुना कर देना, बस हो गया, यही खत्म। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कि 25 तथा 50 का 900 तथा 900 का गुणनफल होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला, 25 और 50, ये 50 है, 25 और 50 का एलसीएम चाहिए और एचसीएम चाहिए, फिर उस दोनों का गुणनफल चाहिए। इतना कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव तो टाइम तो रहता नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, बोला है कि दो वो संख्या को जो हम गुना करेंगे वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के। मतलब एचसीएफ और एलसीएम गुना कर देंगे ना तो वही संख्या का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज पूछा कि ये कोई संख्या है, इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुना करके बताओ क्या होगा। सिंपल है, आंसर लिख देंगे इसको कि देखो संख्या क्या है, एगो 25 है, एगो 50 है, और दोनों का क्या पूछा है, 900 और 900 का गुणनफल। यही गुणनफल है, ये गुणनफल और ये गुणनफल बराबर है, तब इसी दोनों को निकालने के लिए क्या करता है, संख्या को गुणा कर देता है। तो 25 और 50 को गुणा कर देंगे, इसका गुणनफल आ जाएगा, ये जो बराबर आ जाएगा 900 गुने 900 पे, इसके बराबर आ जाएगा। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125 हो गया ये आंसर। यानी जब भी हमको बोलेगा, या फिर मान लो हमको दे दे, इसमें तो बोला है कि चलो 25 तथा 50 कोई दो संख्या है, उसका एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल बताने के लिए हम क्या किए कि संख्या को गुना कर दिए, जो कि संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर था। अगर मान लो हमको कि क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, पूछेगा इसका संख्या का गुणनफल बताने के लिए, क्वेश्चन दे देगा किसी संख्या का 900 मान लो 50 है तथा 900 मान लो 10 है, तो संख्या का गुणनफल होगा, संख्या का गुणनफल होगा। क्या फर्क पड़ता है, संख्या का गुणनफल पूछेगा तो ये गुना कर देंगे, और इसका गुणनफल पूछेगा तो संख्या का गुना कर देंगे। यानी इसको बनाएंगे, देखो संख्या का 900 कितना है, 50 है, और 900 कितना है, 10 है। किसका गुणनफल पूछा है, संख्या का गुणनफल। संख्या तो पता नहीं है, हम आंख बंद करके इस दोनों को गुना कर देंगे, यही संख्या का गुणनफल आ जाएगा। हो गया, इसमें हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देखो, कुछ क्वेश्चन और इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो ऊपर में कुछ भी संख्या है, तो मान लो यहाँ पे ये कोई भी संख्या p है, और नीचा में मान लो 2 का पावर m है और 5 का पावर n है। ऊपर वाले संख्या से हमको मतलब नहीं है, नीचे वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप का रहेगा, पावर से मतलब नहीं है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लो कि 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे छोटा 3 है, 3 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लगेगा नहीं, 5 टाइम में आएगा, ये 5 एक टाइम में, यानी 3 गुने 5, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। यहाँ पर समझना कि नीचे वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 या तो 5 या फिर यही दोनों, मतलब इसके अलावा नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखो 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 आ गया ना, ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, मतलब ऐसा रूप में दिया जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत रहेगा, क्योंकि 2 और 5 है, तो इसका जो है दशमलव प्रसार पूछेगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब क्वेश्चन दे देगा कुछ भी, जैसे मान लो कि यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 5 का पावर 7 है, क्या पावर उससे मतलब नहीं है, नीचे वाली संख्या को सही से दे दो, 2 है और 5 यही दोनों है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। पावर को मत देना, संख्या को देना,
2 है और 5 है। तो जब भी इसके रूप का रहेगा मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ 1 2 1 3, यहाँ पे 5 का पावर मान लो 9 है, यहाँ पर मान लो 3। चेक करना क्या बोले कि 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा भी यहाँ तो 3 आ गया ना, मतलब ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। जब ये इस दोनों के अलावा आएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये 17 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 का पावर 4, पर कुछ है नहीं, तो क्या बोले ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या बोले थे, दोनों में से कोई एक भी रहेगा ना तो शांत हो जाएगा, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, शांत हो जाएगा। इसके अलावा नहीं होना चाहिए, जैसे इसके अलावा आ गया था ना अशांत हो गया। ये होता है दशमलव प्रसार पूछेगा, ऑब्जेक्टिव का ये भी दिया है क्वेश्चन कि कोई संख्या हमको दिया हुआ है कि x का पावर 4, y का पावर 3, z का पावर मान लो z है, तथा हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि x का पावर 2, y का पावर 7, z का पावर 5। इसका जो है लॉसो तथा मौसो क्या होगा। यह तो संख्या है नहीं कि उसका एलसीएम निकालेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, पहले ये देखो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ये x का पावर 4 है, y का पावर 3 है, z इसका पावर कुछ है 1 है, और उसके बाद दूसरा हमको दिया हुआ है x का पावर 2, y का पावर 7 और z का पावर 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, लॉस एलसीएम। लॉसो कहने का मतलब है कि पहले तो ये चेक करेंगे कि दोनों में मिलता कौन कौन है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मिल रहा है वो लिख लेंगे। तो मिलता कौन है, x दोनों में मिलता है। एलसीएम में जब भी जो रहेगा मिलने वाला संख्या उसका बड़का वाला पावर लिखेंगे। तो दोनों में x मिल रहा है ना, तो बड़का वाला पावर कितना है 4, ये इसका एलसीएम होगा, x हो गया। अब क्या मिलता है y ना, तो y को लिखेंगे, बड़का पावर कितना है y में 7 है, और फिर z लिखेंगे, z में बड़का पावर कितना है 5 है, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक इसका उल्टा एचसीएफ जिसको मौसो कहते हैं, मौसम में क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे क्या मिलता है, जो मिलेगा वही लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 हो जाएगा। तो मिल क्या रहा है, x दोनों में मिलता है, x अगर मिल रहा है तो छोटा वाला पावर x चेक करो, दोनों में छोटा पावर कौन है 2 है, ये हो जाएगा। फिर क्या मिलता है, y मिलता है तो y को लिखेंगे, और छोटा पावर कौन सा है, छोटा पावर 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। फिर z मिलता है तो z लिखेंगे, छोटा पावर क्या है दोनों में 1 है, तो 1 तो देते नहीं है, ये इसका हो गया HCF। HCF कहने का मतलब कि जो मैच करेगा सिर्फ वही लिखेंगे और छोटा वाला पावर लिखेंगे। और एलसीएम कहने का मतलब होता है कि जो मिलेगा वो लिखेंगे और नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे और बड़े वाले पावर को लिखेंगे। तो ये तो हो गया HCF और एलसीएम। यानी चैप्टर 1 में जो था वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड हमको लगता है टोटल का टोटल पॉइंट बता दिए हैं। कुछ और एक ऑब्जेक्टिव दे देता है डायरेक्ट कि 4 वो ग्रुप दे देगा, पूछेगा इसमें से बताने के लिए कि सह अभाज्य संख्या क्या है। हमको सह अभाज्य संख्या जैसे 4 को ग्रुप दे देगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 पहला हो गया, 5 7, ठीक है, मान लो 9 11, मान लो यहाँ पे 13 15, इस तरह से 4 को ऑप्शन दे देगा। तो देखो सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि जिसका HCF यानी HCF जो है 1 होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या में HCF कितना होना चाहिए 1। यहाँ पर जितना भी संख्या है सब सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा और किसी के टेबल में नहीं। देखो ये दोनों किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 1 के टेबल में, इसका HCF 1 हो गया। ये दोनों किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 1 के टेबल में, HCF 1 हो जाएगा। ये दोनों किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, HCF 1। ये दोनों किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 1 के टेबल में ना, यानी जिसका HCF 1 होगा वो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी के जगह पर हमको लिख देगा, मान लो यहाँ 14 है 21 है, बताओ खोजो इसका HCF 1 होगा। ऐसा कौन संख्या जिसके टेबल में ये दोनों आ जाएगा, यानी 7 के टेबल में दोनों आएगा, यानी इसका HCF 7 हो गया, मतलब ये सह अभाज्य नहीं होगा। इसी तरह से और भी दे देगा, तो सह अभाज्य से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रहता है। ये हो गया भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सम संख्या तो पता है जो 2 के टेबल में आता है, यानी 2 का गुणज है। ये सम संख्या जो है जो 2 के टेबल में नहीं आता है,
बस यही सब संख्या है। दशमलव प्रसाद बता ही दिए हैं। अभाज्य गुणनखंड जो एलसीएम निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो, जैसे कुछ भी संख्या हमको दे देगा। जैसे मान लो हमको दे दिया हुआ है कि जैसे 5005 है, इसमें पूछेगा 5 का घात बताने के लिए। इतना में 5 का घात होगा। देखो संख्या कुछ भी रहे मतलब नहीं है, किसका घात, घात का मतलब पावर होता है। घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर। तो देखो संख्या कुछ है मतलब नहीं, पावर किसका पूछा, 5 का ना। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो जिसका घात पूछा उसी से लगा, 5 का पूछा 5 से लगा, तो 5 के टेबल में आएगा 1 0 0 1। अब तो 5 से नहीं लगेगा, मतलब इसका घात कितना, एक बार लगेगा ना 5 से, अब तो नहीं लगेगा, यानी 1 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया। देखो दूसरा देखो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 125, पूछेगा इतना में 5 का घात होगा। तो 125 है ना, 125 और भाज्य गुणनखंड पता ही है, किससे लगाएंगे, 5 से, क्योंकि 5 जो घात होगा, जिसका घात पूछेगा उसी से लगाना। 5 से लगाएंगे 25 टाइम, ये 5 से लगेगा, 5 टाइम ये 5 एक टाइम। अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये साइड वाले संख्या को, यानी 5 गुने 5 गुने 5। इसको ऐसे नहीं लिख करके 5 लिखेंगे, कई बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो पावर 3। तो हमसे घात पूछा था, तो लिख देंगे कि 5 का घात कितना आ गया, 3 है। घात मतलब पावर 3 है, हो गया। यानी कुछ भी संख्या दे देगा, जिसका घात पूछेगा उसी से लगा देना। ये नहीं कि 2 से लगाएंगे एलसीएम, 2 से नहीं, जिसका पूछा उसी से लगा दो, यानी वही इसका जितना टाइम आएगा वो उसका पावर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सब रहता है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखते हैं। जैसे हमसे पूछेगा बताओ 2/√3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हम जो है चैप्टर 1 से जितने भी एमसीक्यू बनता है वो टोटल का टोटल हम बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन और याद रखना जो डायरेक्ट रहेगा, एक और ऑब्जेक्टिव के लिए है कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब भी पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या परिकलित किया जाता है, से क्या परिकलित, परिकलित मतलब किया जाता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये वर्ड कंफ्यूजन के लिए है। सिंपल हमसे पूछा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस में करते हैं, एचसीएफ निकालने में कि एलसीएम निकालने में कि क्या चीज है। आंख बंद करना, जब भी पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, समझ जाना हमको 900 निकालना है, यानी इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया। चैप्टर 1 का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था, जो एग्जाम में तुमको लगभग 7 से 10 नंबर के लिए आ जाएगा। और नहीं इतना आएगा, मान लो नहीं आया, 5 नंबर तो फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। और आज से सब एक टाइम बना लो, रोज शाम 7 बजे जो है ऑनलाइन क्लास देखना। यहाँ पे टोटल तुमको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल भी ये वीडियो दूसरे चैप्टर का, मतलब अब रोज एक एक चैप्टर जो है तुम लोग को दिया जाएगा। जिसको भी लगता है कि मैथ में हमको डर लग रहा है, तो हम गारंटी देते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है तुमको 60 से 70 नंबर आ ही जाएगा, नहीं आने का सवाल नहीं। अब कैसे आएगा वो मेरा काम है बताना, ठीक है। इसलिए तुम लोग कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अपने दोस्तों को शेयर करो, हो सकता है उसको कुछ फायदा मिल जाए। लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो बनेगा तो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।